नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें अभी आयोग जो है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 2 आयोग मैं कंप्लीट करा चुका हूं। एक आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है और दूसरा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। इन दोनों आयोगों की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दी है, आप वहां से जाके उनको भी देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो बात करेंगे आज नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज तक के क्वेश्चंस में आपने यही देखा होगा, कहीं नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना, कहीं नीति का फुल फॉर्म या फिर नीति में आई का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आई इसका क्या फुल फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश के सिलेबस में, एमपीपीएससी के सिलेबस में इसको डाल दिया गया है स्पेशल रूप से, इसलिए इससे रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 को जो मैं फ्री नोट्स देने वाला हूं वो कैसे मिलेंगे, उसके लिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं कि नीति आयोग है क्या। देखिए, पहले हम बात करेंगे नीति आयोग की। तो कोई भी आयोग है भाई तो उसके गठन की बात होगी। तो नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ। ठीक है, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर हुआ। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब प्रीवियसली इसको योजना आयोग बोला जाता था। योजना आयोग में जो काम होते थे वो काम जो आगामी सरकार मतलब जो भाजपा की सरकार आई उनको लगा कि योजना आयोग में जो काम होते हैं वो प्रॉपर रूप से नहीं होते हैं, इसलिए उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करा उन्होंने और उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था। ठीक है, अब ये अधिकृत क्षेत्र जो है इसका मतलब ओब्वियसली भारत की बात चल रही है। मुख्यालय कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितने भी आयोग दिए हुए हैं उन सारे आयोगों का मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी। बात करेंगे उपाध्यक्ष, तो डॉक्टर राजीव कुमार जो है ना, वो इसके अभी उपाध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति भी वो डालेगा। और आप लोगों को मालूम है और सब इतने समझदार हैं कि ज्यादातर नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, लेकिन इसमें जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति है नीति आयोग के अंदर वो प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। महिला आयोग में भी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर भी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति का वहां कहीं ना कहीं सहमति लगती है, लेकिन यहां पर सीधे आपके प्रधानमंत्री जी द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पहले उपाध्यक्ष जो थे इसके वो अरविंद पनागड़िया जी थे, ये दूसरे उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अच्छा, अब नीति आयोग है क्या? ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। मतलब सरकार को जो योजनाएं ठीक से नहीं चल पा रही हैं या काम ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसको कैसे ठीक से कर सकते हैं, क्या उसमें काम कर सकते हैं। इसमें क्या बहुत बड़े बड़े विद्वानों को शामिल किया गया है हर फील्ड के, तो वो क्या करते हैं, वो बताते रहते हैं चीजों को कैसे करना है। ठीक है, तो ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और केंद्र राज्य सरकारों की नीति नियमों निर्माण के संबंध में प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध करवाएगा। तो ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी संरचना। तो संरचना में हम बात करेंगे इसके उपाध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, अब जो इसका शासन परिषद है, शासन परिषद का मतलब होता है गवर्निंग काउंसिल, क्योंकि मेरा वीडियो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी देखते हैं तो मैं इसमें ऐसा डाल रहा हूं। शासन परिषद में भी राज्यों के मुख्यमंत्री संघ और क्षेत्रों के उपराज्यपाल, मतलब क्षेत्रों के उपराज्यपाल, और यूटी यहां लिखा हुआ, इसका मतलब यह है कि यूनियन टेरिटरी, वहां उपराज्यपाल होते हैं, उनको शामिल किया गया, इसमें किया जाता है। ठीक है, शासन के अंतर्गत। तो मतलब शासन के अंतर्गत मेरे कहने का यह है कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग में उपराज्यपालों को, है ना, प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, इनको इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। वहां पर केंद्र सरकार के एंड पे ही सारे काम होते थे और वही सारी चीजें डील करती थी, जो कि एक कहीं ना कहीं लैप्स की तो बात थी ही। और वहां पर 5-5 साल में आयोग बनते थे, वो भी ये मतलब 5-5 साल में उसका जो है वो निर्णय होते थे कि क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र पे काम करेंगे, किस क्षेत्र पे काम करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं से लैप्स तो था। अब भाई इसमें देखिए क्या है कि इतने सारे राज्य हैं, अब जब भाई राज्य हैं तो उनके मुख्यमंत्री जब वहां पर सब करने में सक्षम है तो उनके हाथ में पावर देनी चाहिए, उनसे चीजें पूछी जानी चाहिए। तो वही काम यहां पर नीति आयोग कर रहा है, जो कि एक मेरी समझ से एक सही काम है। योजना आयोग ने राज्य के मुख्यमंत्री को प्राथमिकता ना के बराबर दी थी, जबकि नीति आयोग ने
हर राज्य के मुख्यमंत्री को प्राथमिकता दी जाती है नीति आयोग के अंदर। तो देखिए यही बात मैंने अभी आपको समझाई है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। योजना आयोग में केंद्र सरकार की भूमिका को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, ये भी मैं समझा चुका हूं आपको कि वहां पर सारा जो था ना होल एंड सोल केंद्र सरकार के एंड से ही होता था, जबकि नीति आयोग में सरकार और निजी क्षेत्र, देखिए जबकि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों पर काम किया जाता है, ठीक है। और ये पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट मॉडल के ऊपर बेस है पूरा का पूरा नीति आयोग। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन के आएगा कि नीति आयोग काय के ऊपर बेस है, तो भाई नीति आयोग जो बेस है वो है आपका पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर नीति आयोग जो है वो बेस्ड है आपका पीपीपी मॉडल के ऊपर। योजना आयोग में क्या होता था भाई, योजना आयोग में ये होता था, जैसे ये योजना आयोग है तो योजना आयोग में ऊपर से काम चलता था नीचे की ओर, ऊपर से होता आएगा। और इसमें क्या होता है, जड़ से बिल्कुल काम होता है, यहां जड़ से शुरू होगा फिर ऊपर आएगा फिर ऊपर आएगा फिर ऊपर आएगा। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा इफेक्टिव है इसके। तो ये चीज करके एक बहुत अच्छा स्टेप जो है वो लिया गया बीजेपी सरकार द्वारा। चलिए, मुझे बीजेपी और कांग्रेस से हमें देखिए कोई मतलब नहीं है, हमें राष्ट्रवादी होना चाहिए जो देश के हित में काम करेगा, उसके लिए आपको बात करनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, मतलब हर फील्ड के विशेषज्ञ इसमें होते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया तो वहां से आ गया, तो जो भी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या जो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, देश सुधार में जो 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 आपके क्षेत्र हैं, तो उनके जो विद्वान होंगे उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। अब जो है अंशकालिक सदस्य, मतलब इसमें अंशकालिक सदस्यों का भी काम होता था, काम होता है, था क्या काम होता है, अंशकालिक मतलब पार्ट टाइमर्स, ठीक है। अग्रणी विश्वविद्यालय मतलब बड़े विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और अन्य सुसंगत संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, ठीक है, 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार मतलब के आधार पर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि भाई ये जो मैंने बताया यहां पे सेक्टर्स है ना, तो इन सेक्टर में से डिसाइड किया जाएगा कोई भी दो पदेन सदस्य होंगे, ठीक है, जिनका कौन करेगा, डिसाइड कौन करता है, ये प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। अच्छा, पदेन सदस्य ये अंशकालिक थे, पार्ट टाइमर्स, और ये पदेन सदस्य हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। तो केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार जो है ना, केंद्र सरकार के मंत्री 4 मंत्री इसके अंदर नामित होंगे, किसके द्वारा होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। इसमें देख लो भैया अच्छे से, नीति आयोग के अंदर राष्ट्रपति की बात कहीं नहीं हो रही है, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को घुमा के जरूर पूछेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की, ठीक है। भारत सरकार के सचिव स्तर पर अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह। वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, अमिताभ कांत जी हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होगा वो आईएएस ऑफिसर होगा। तो वो आपका आईएएस ऑफिसर जो है वो अभी अमिताभ कांत, और अमिताभ कांत जी से बहुत सारी इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं। तो नीति आयोग अगर यहां पर इन्होंने डाला है तो कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है एमपीपीएससी में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो हो सकता है अमिताभ कांत जी की बुक ही पूछ ली जाए आपसे, है ना। देखिए पहली चीज तो अमिताभ कांत जी का जो कार्यकाल था ना उसको 2 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके पूर्व यह औद्योगिक नीति का प्रोत्साहन विभाग मतलब औद्योगिक नीति के प्रोत्साहन विभाग के ये सचिव थे। इसके पहले ये पूछा जा सकता है आपसे कि अमिताभ कांत जी मुख्य कार्यकारी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के पहले क्या करते थे, मतलब कहां पर थे, किस जॉब पे थे, तो औद्योगिक नीति के प्रोत्साहन विभाग के सचिव थे। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, ब्रांडिंग इंडिया एन इनक्रेडिबल स्टोरी, पहली चीज ये, पहली बुक ये है द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज ऑफ इंडिया, सेकंड बुक ये है। तीसरी बुक है इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, ठीक है, सिनर्जीज फॉर ग्रोथ एंड गवर्नेंस। ये इनकी 3 पुस्तकें हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। घोट लो अमिताभ कांत जी को, क्योंकि यहां से मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशन आ रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है वीडियो आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, इसलिए वीडियो को अभी जाके लाइक कर दो, क्योंकि क्या होता है आप लोग फिर बाद में लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। देखो यार, एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका पैसा तो नहीं लगता
सकता है, बिल्कुल भी। देखिए पैसे वाली कोई बात नहीं है, अगर मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज ये 2 काम कर दीजिए, मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें आपको, है ना दोस्तों। चलिए तो आगे बात करते हैं सचिवालय। तो भाई इसका जो सचिवालय है ये आवश्यकता अनुसार इसकी स्थापना होगी। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी जगह पर जैसे कोई नया काम आ गया तो उसकी अगर आवश्यकता लग रही है कि सचिवालय यहां पर होना चाहिए तो वहां पर उसका सचिवालय खुल जाएगा, वहां पर कोई ज्यादा परमिशन की जरूरत नहीं लगेगी। आवश्यकता अगर है तो वहां पर काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आवश्यकता है और काम ही नहीं चल रहा है वहां पर, ठीक है। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले, ठीक है, ये देखिए यहां हम बात समझते हैं। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद बनाई है। मतलब एक से अधिक राज्यों से रिलेटेड अगर कोई काम है तो उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद, वहां पर हर राज्य में हर क्षेत्र में एक परिषद बनाई गई है। यह परिषद ये मतलब विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई गई है। मतलब विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई गई है से तात्पर्य यह है कि जैसे ही वो काम पूरा होगा तो उनका काम भी वहां पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि वहां पर टेम्परेरी मतलब पार्ट टाइमर्स को भी वहां पर काम दिया जाता है, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री के आदेश पर, एक मिनट, हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री के आदेश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनके संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसमें मैं बता चुका हूं पहले ही आपको। इनको मतलब इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अभी वापस से उपाध्यक्ष वाली बात आ गई और मैंने यहां पर ये लाइन फिर से जानबूझ कर डाली है कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ताकि ये बात आपके दिमाग में घुस जाए, ये बात आप भूलो नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई ये थिंक टैंक है, नई नई चीजें सोच सोच के सरकार को बताता है, इनोवेटिव तरीके की सोच बनाता है ना, अच्छे जो फिर हमें आगे बढ़ने की मतलब देश को आगे बढ़ने के लिए काम करेगा तो वैसी चीजें बताएगा। देखो, विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीति परामर्श देना इसका काम है। सहयोगी संघवाद मतलब कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का विकास करना, मतलब कोलैबोरेटिव मतलब सबसे मिलजुल के, मतलब मिलीजुली जो रहेगी ना। संघवाद का मतलब क्या होता है, संघ, पूरा एक संघ बना हुआ, उसके सहयोग के लिए विकास करना। स्थानीय स्तर पर देखिए, स्थानीय बनाने का सहयोग एवं योजना का मतलब उत्तरोत्तर विकास मदद करना। स्थानीय स्तर पर ये जवारी जोशना यहां पर है, मतलब इसका मतलब ये गलत लिखा गया है यहां पे। स्थानीय स्तर पर कोई भी जो योजना बनेगी, ठीक है, उसका सहयोग करना और उसके उत्तरोत्तर मतलब अगर उसके ऑलरेडी कोई चीज उसके लिए डिसाइड हो चुकी है और नीति आयोग को ऐसा लगता है कि नहीं इसमें और चीज भी हो सकती है, तो उसके उत्तरोत्तर विकास मदद करना का मतलब ये होता है कि उसमें और ज्यादा चीजें नीति आयोग के थ्रू इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, ठीक है। कार्यक्रमों में और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिक क्षमता निर्माण का विकास करना। प्रौद्योगिक क्षमता विकास का निर्माण करना मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कार्यक्रमों और नीतियों के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसका विकास करना, निर्माण करना। ऑब्वियसली भाई देखो, टेक्नोलॉजी हाई रहेगी किसी भी क्षेत्र में तो भाई हम और जल्दी काम कर पाएंगे ना। अब कंप्यूटर का आविष्कार क्यों हुआ भाई, जो गणनाएं आप बहुत देर में कर सकते हो कंप्यूटर भाई 1 सेकंड में कर देता है, मतलब वहां काम इजी हो जाता है। जब अगर हमारा काम इजी हो रहा है, काम बहुत तेजी में हम कर सकते हैं, तो हम धीरे काम क्यों करें। अगर धीरे काम करेंगे तो हमारा देश पिछड़ता चला जाएगा। हमें पिछड़ना नहीं है, हमें आगे जाना है और उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक हथियार है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से इसका तात्पर्य यहां पर यह है, केंद्र व राज्यों की ओर चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत मतलब एक पक्षीय नीतिगत कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों के वास्तविक और सतत भागीदारी में बदला जाता है। मतलब जो है सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी चेंजेस। तो मतलब इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये है कि ज्यादा देखो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाओ, क्योंकि भाई देखो ये आपको समझने के हिसाब से मैं आपको सीधी सी एक चीज बता देता हूं। केंद्र व राज्यों की ओर से चलने वाले एक पक्षी नीतिगत कार्यक्रम, मतलब एक जो कार्यक्रम चल रहा है एक पक्षी मतलब एक तरीके एक साइड से जो डिसाइडेड कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, उसमें ये चेंजेस कर सकता है। क्यों भाई, क्योंकि एक पक्षी अगर आप ही ने सब सोच के कर लिया तो फिर नीति आयोग का काम वहां पर क्या रह जाएगा। देखो, परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी में बदला जाएगा। तो एक पक्षीय चल रहा था वहां पर काम, ठीक है, तो उसको राज्यों की सतत भागीदारी मतलब राज्यों के हित में जाकर उसमें चेंजेस नीति आयोग का काम है ये करना, ठीक है। दीर्घकालिक योजना
कार्यक्रम और उनमें समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन आदि करना। तो इसमें तो भाई समझाने लायक कुछ है नहीं। राष्ट्रीय विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। तो भाई एक साझा दृष्टिकोण मतलब एक सुलझा हुआ दृष्टिकोण, एक मतलब कंसाइज मतलब सुलझा हुआ कि भाई हाँ ज्यादा उलझो मत किसी चीज में। हम ये चार मतलब इसका सीधा सीधा सा फंडा ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा उलझी हुई बात है तो नीति आयोग में तो बड़े बड़े विद्वान है, तो वो एक सेंटर पॉइंट उसका निकाल के वहां से आपको मतलब जो एक साझा दृष्टिकोण है उस जो साझा दृष्टिकोण देंगे कि भाई ये एक सेंटर पॉइंट है, हम ये काम कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और काम जल्दी हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा इसका अर्थ यहां पर। अब आर्थिक नियोजन वाली बात आ गई यहां पे। आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो भाई आर्थिक नियोजन और इसमें समझाने जैसी तो है नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है यहां पे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या क्या उसमें काम होंगे, तो ये सारी चीजें भी हमें कौन बताएगा, नीति आयोग बताएगा। नीति आयोग का भाई देखो पूरी इंडिया का उसके अंदर एक एक चीज आएगी नीति आयोग के अंदर, एक एक पहलू पे नीति आयोग काम करेगा। अब देखो बात करते हैं हम योजना आयोग और नीति आयोग में जो अंतर है उनकी। यह रूसी मॉडल पर आधारित है। तो भाई ये भारतीय विद्वान द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है योजना आयोग जो है वो किस पर आधारित था, तो वो रूसी मॉडल पर आधारित था। ठीक है, केंद्रीय भूमिका है ना, केंद्रीय भूमिका अधिक, केंद्र का प्रभाव ज्यादा था, मतलब केंद्र सरकार का ही पूरा का पूरा प्रभाव था वहां पे। यहाँ सहयोगी संघवाद मैंने बताया आपको है ना, कलेक्टिव जो वहां पर है फेडरलिज्म उसकी बात होती है ना, सहयोगी संघवाद को बढ़ावा इसमें दिया जाता है, केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों को। ठीक है, अब यहां पर ये योजना हो गया, योजना था। योजना अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, मतलब राष्ट्रीय विकास मतलब इसका सीधा सीधा सा यहां पर मतलब ये है कि ये लोग जो है ना ये केंद्र सरकार को ज्यादा प्राथमिकता देते थे है ना, और यहां पर योजना आयोजन जो है वो स्वयं। यहां पर इसका मतलब ये है कि अगर कोई राज्य है वहां पर कोई योजना बननी है, वहां पर कोई काम होना है सतत विकास के लिए, तो वहां पर मुख्यमंत्री नीति आयोग को एक इंफॉर्मेशन देगा कि ऐसा ऐसा है, और फिर वहां पर तुरंत में अत्यंत में वहां पर काम किया जाएगा। उस योजना के तहत कोई योजना बनाई जाएगी या फिर उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर काम किए जाएंगे तुरंत में, वहां पर ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार मतलब यहां पर नीति आयोग जो है ये मुख्यमंत्रियों को भी प्राथमिकता इसमें ज्यादा उनकी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल वगैरह जो है ये सारे सतत विकास के लिए अपने छोटे स्तर पर काम कर सकते हैं। सिर्फ केंद्रीय सरकार की भूमिका ये भी बात वही है, और है ना सरकार और निजी क्षेत्र दोनों है, पीपीपी मॉडल ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं और दोनों में अंतर क्या है वो बस हम यहां दिखा रहे हैं। योजना केंद्रीकृत होती थी, ठीक है, केंद्र से रिलेटेड होती थी, केंद्र में से शुरू होकर राज्य तक जाती थी, जैसा कि मैंने बताया टॉप से बॉटम पे आती थी और ये बॉटम से टॉप पर जाती है। तो देखो 5-5 साल का काम होता था। देखो यार मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, जैसे योजना आयोग है, अब उन्होंने 5 साल का मॉडल ये बना दिया अगर कि इस बार जो है हम है ना सारे जो राज्य हैं उन राज्यों को एक लेवल पे लेके आ जाएंगे एजुकेशन के मामले में। अब तो आपको जैसे मालूम होना चाहिए कि भाई हमारा राज्य है केरला, तो केरला का जो एजुकेशन परसेंट है वो 94 से 96% जाता है। अब अगर सारे राज्यों का एजुकेशन परसेंट आपको लेवल लेके आना है तो क्या जो केरल राज्य है हमारा वो क्या अपना एजुकेशन परसेंट गिरा लेगा? उसे गिराना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो जो योजना आयोग था ना, योजना आयोग के अंदर काफी सारे चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में काम नहीं हो पाता था योजना आयोग से, जो कि एक सही बात है। तो ये जो नीति आयोग है भारत का थिंक टैंक जो है ये एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है भारत के सतत विकास के रूप में, और मैं मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है, और ये मतलब जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं यार उसके थ्रू तो यही बात साबित होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो है ये अपने दोस्तों में भी आप शेयर कीजिए, उनके स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। जो हमारी दिशा एकेडमी है इसका प्लेटफॉर्म जो है ये इंस्टाग्राम पर भी है दोस्तों, ठीक है, टेलीग्राम पे भी हमारे स्टडी ग्रुप की लिंक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं ये जो सारी पीडीएफ होती है हमारे वीडियोस की वो पीडीएफ मैं वहां पर डालता हूं। दूसरा फेसबुक पे भी ग्रुप है, तो सबकी जो लिंक है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है दोस्तों। और रही बात जो एमपीपीएससी के जो छात्र हैं जिनको मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, तो उन लोगों को बस एक काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है,
ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना है। एक स्क्रीनशॉट इसका लगेगा, वीडियो को लाइक करना है, एक स्क्रीनशॉट वीडियो को लाइक करने का लगेगा, और तीसरा आपको कमेंट करना है एमपीपीएससी 2020। तो ये आपको 3 स्क्रीनशॉट लेना है करके, और जैसे ही आप कमेंट करेंगे एमपीपीएससी 2020, मैं वहां पर एक नंबर आपको दूंगा, उस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे ये तीनों स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं। मैं एट अ टाइम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां पर मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए फ्री में मटेरियल प्रोवाइड आप लोगों को करवाया है। वहां पर डेली बेसिस पे टेस्ट होते हैं, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे, रात 9 बजे और 10 बजे। ये 3 वहां पर सेगमेंट्स में टेस्ट चलते हैं, जो आपके एमपीपीएससी के एग्जाम, प्री के जो एग्जाम है उनके बेसिस पर चलते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।